वंस अगेन रिहानी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए मेरे पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अकेले हैं अभी रूम में, अभी एक बच्चा आया तो उसका मोबाइल लिए हैं, फिर देख रहे हैं पता नहीं कहाँ से क्या कट रहा है। मेरे पास दूसरा कोई मोबाइल नहीं है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, रिहानी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जान रहे हैं कि कुछ लोग का कमेंट्स पढ़ रहे थे कल, लगता है कि सर अल्टरनेट डे के अलावा ट्रिपल 3 दिन के बाद आने वाले हैं। खैर कोई नहीं, हम अकेले हैं और हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके कारण से ऐसा होता है। 2 बातें हैं, एक तो ये नया समय है, अब इसी समय आपका लाइव होगा। आप फटाफट एक बार शेयर कीजिए, फटाफट, किसी को नहीं पता है आपका जो भी, कम से कम व्हाट्सएप स्टेटस पे तो शेयर कर सकते हैं, जल्दी शेयर कीजिए। अकेले रूम में कैसे लगता है? अकेले रूम में बहुत बुरा लगता है, हम बता नहीं सकते हैं। रॉयल स्टार थैंक यू, गुड मॉर्निंग। फटाफट शेयर करना है, फटाफट शेयर करना है। कैमरे के सामने हम थोड़ा और बुरे दिखते हैं, सर आप बहुत अच्छे हैं माई सर। शेयर करना है, शेयर शेयर जल्दी से जल्दी, ताकि चालू किया जा सके। जल्दी शेयर कीजिए। जल्दी 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 जल्दी। शेयर नहीं हो रहा, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, कोई गाना नहीं कर रहे हैं लगाने के लिए। ये नया टाइम है, ये नया टाइम है, जहां जहां तक शेयर करना है कर दीजिए, लेकिन जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? 2-3 दिन, अब कुछ ही दिन के लिए तो मिलना ही है यार, उसके बाद तो पता नहीं आप कहां रहेगा, हम कहां रहे। स्टार्ट कर दे। आज होगा 2016, राइट ना? 2016। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। 2016 में आप देखिएगा कि बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन आएगा सर, बहुत सारा। इसमें आपको 2015 की बहुत सारी झलक देखने को मिलेगी। अब कुछ सब कुछ साफ है, एक बार बता दीजिए। अच्छे से शेयर नहीं किया आप लोग। यस, सब कुछ साफ है, आवाज से लेकर वीडियो क्वालिटी तक। सर बस सर आप साफ नहीं दिख रहे, अब क्या कीजिएगा यार, बस दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। उतना क्लीन नहीं है। क्यों क्लीन नहीं है? मेरे में तो क्लीन दिख रहा है। आखिरी कोशिश है ये। अब देखिए, अब देखिए, अब ठीक है। चलिए, बहुत लोगों का ये कमेंट है कि टेस्ट भी है। पहले यहाँ पे ये ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट देने जाएगा। टेस्ट के लिए सारा दिन पड़ा हुआ आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2016 का ये पहला क्वेश्चन है, देखिएगा तो। द टॉर्क एक्टिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क क्या होगा? टाउ बराबर, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं तो साइन थीटा नहीं लगा सकते हैं, जल्दी से आंसर बताना। टाउ बराबर क्या होता है? टाउ बराबर होता है P साइन थीटा। साइन थीटा नहीं है तो क्या होगा? साइन थीटा हटने के बाद क्या लगता है? जल्दी से कमेंट। बहुत अच्छा, ए, पहला का ए। टाउ बराबर P क्रॉस E। टाउ बराबर, अरे टाउ बराबर P साइन थीटा हटता है, और जहां पे साइन हटता है वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, जहां पे कॉस हटता है वहां पे डॉट प्रोडक्ट लगता है। पहला का ए क्लियर? जल्दी जल्दी ये वाला देखिए, इसका तो हम यू गर्दा उड़ा देंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। ओके, ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है। अगर हम इसको सॉल्व करें
ये 6 माइक्रोफेराड है और ये 6 माइक्रोफेराड है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे क्या है ये 6 और 6 सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, कितना हो जाएगा 2/6, क्रॉस कर देंगे ये हो जाएगा आपका कितना 1/3, पलटेंगे तो c डैश हो गया आपका कितना, ये दोनों मिलकर के हो गया 3 माइक्रोफेराड, ये 3 माइक्रोफेराड ये 6 माइक्रोफेराड, दोनों पैरेलल में है, 6 3 9 माइक्रोफेराड, आंसर देख लीजिए c होगा, 6 3 9 माइक्रोफेराड, आंसर होगा c, कोई दिक्कत, आंसर होगा c, कोई दिक्कत, आंसर होगा c, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट शेयर करना है ताकि अन्य लोगों तक पहुंचे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, जस्ट पिछले 2015 का है, जल्दी बताना है, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑप्शन चाहिए मुझे, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट सी, बहुत बढ़िया, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाएगा आपका सी, v स्क्वायर बाई आर, वेल डन, v स्क्वायर बाई आर, ये कहां से आता है ये भी आप कर सकते हैं, पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम, वर्क बराबर होता है h बाई टी, h बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, अब बाई टी, टी से टी कट गया, अब बच गया हमारा पावर इक्वल टू, ये एक्सप्लेन भी कर देते हैं एक बार, आई स्क्वायर इंटू आर, इसको कर लिया इक्वेशन फर्स्ट, ओम के नियम से v इक्वल टू होता है आई आर, आई इक्वल टू क्या होता है v बाई आर, v का मान इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे, p इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, r से r कैंसिल, v स्क्वायर बाई आर, देखिए v स्क्वायर बाई आर, कोई दिक्कत, एक्सप्लेन भी कर दिए, पावर इक्वल टू हो गया v स्क्वायर बाई आर, सही है, सही है, ये टाइम नया है लेकिन हर दिन अब आपका 10 बजे ही होगा। तीसरा का सी, तीसरा का सी, 4 नंबर में आते हैं, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन बताना है, इस बार एम्पियर के फॉर्म में नहीं करंट के फॉर्म में लेना है, मैग्नेटिक फील्ड B बराबर बताना है जल्दी, चौथा का डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन ए होगा, बहुत अच्छा, अगर आपको किसी को सॉल्व करवाना है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे ए होगा, सर आपका गेस लेना है, बताइए गेस बस नहीं मिलेगा सर, जल्दी, चौथा का ए, ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, यस हाँ बहुत बढ़िया, नहीं 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 रहता है सर, हाँ हाँ, इसको एक्सप्लेन कर दे कि कैसे ये होगा, हाँ या ना, चलिए सबसे पहले आप याद कीजिए कि B बराबर होता है F बाई पी नॉट, B बराबर F बाई पी नॉट, फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट पोल, फोर्स का होता है ml t के पावर -2, पोल का होता है एम्पेयर इंटू मीटर, एम्पेयर का I और मीटर का हो गया L, एम्पेयर इंटू मीटर, L से L बच गया हमारा ml0 t के पावर -2 I के पावर -1, देखिएगा तो ml0 t के पावर -2 I के पावर -1, कोई दिक्कत, आप बोले एक्सप्लेन करने के लिए वो भी कर दिए, वो 5 आपको याद होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक बात बता दे, देखिए एक आपका ऑफलाइन टेस्ट रखा गया है सर, याद रखिएगा, वो डेट मैं आपको, आज कौन सा दिन है, मंगल, गुरुवार के दिन ले लेते हैं, ठीक है, गुरुवार को 10 बजे से, याद रखिएगा गुरुवार को 10 बजे से आपका ऑफलाइन टेस्ट है, जैसे आपका बोर्ड पैटर्न पे एग्जाम होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, गुरुवार के दिन याद रखना है, वैसे हम टेलीग्राम पे फाइनल नोटिस आपको नोटिफाई कर देंगे, गुरुवार के दिन एक फाइनल टेस्ट देंगे हम लोग, और फाइनल टेस्ट से हम लोग का इंप्रूवमेंट पता चलेगा कि हम लोग किस लेवल पे हैं, और ये याद रखिएगा आज से हर दिन 8 बजे आपके रिहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे पर डे ऑब्जेक्टिव का 70 टेस्ट होगा, फिर से आज से पर डे, ये याद रखना है सर, कल भी टेस्ट, परसों टेस्ट लिए थे 3 बजे, समय हम किसी को नोटिफाई नहीं कर पाए थे, 2 बात याद रखना है, गुरुवार के दिन आपका फाइनल टेस्ट है, गुरुवार के दिन हिंदी इंग्लिश सारे मीडियम का फाइनल टेस्ट है 10 बजे से। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पर डे रिहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा रात में कितने बजे से, 8 बजे से, ठीक है, कहानी खत्म, पर डे। अब हम 8 बजे लाइव नहीं आएंगे, नहीं 8 बजे लाइव नहीं आएंगे। अब आपके मन में कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, यार इसका लॉक लग गया देना, उसका कुछ दिन पहले ही जिससे तैयारी है, ठीक है, जल्दी, ये फालतू का चैट मत किया कीजिए, आप लोग को बोले हैं कि जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, 5वां, लेंज लॉ। लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
पांचवा का सी, पांचवा का क्या होगा सी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आज वाला क्वेश्चन बैंक बहुत जल्दी बनने वाला है। फिर से देखिए, एलआर सर्किट का पावर फैक्टर पूछता है। एलआर सर्किट का पावर फैक्टर, द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर टू द बी हो जाएगा पावर फैक्टर। रेसिस्टेंस और इंपेडेंस के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। रेसिस्टेंस और इंपेडेंस के अनुपात को पावर फैक्टर। छठा का बी, देखते चलना ऐसे। When the intensity of magnetic field increases 4 times, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें 4 टाइम, हो गया। टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल्स बिकम्स, अगर जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा। सातवां का ऑप्शन जल्दी बताना है। सातवां का, उसको 4 गुना करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, याद रखना है। 4 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आधा। इसको याद ही रखना है बस। द फाइनल इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, याद कीजिए। फाइनल इमेज में वर्चुअल था, इन्वर्टेड था। वर्चुअल था, काल्पनिक था, उल्टा था। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है वर्चुअल और इन्वर्टेड, सी। वर्चुअल और इन्वर्टेड, सी। बहुत अच्छा। ये बी वाला कौन है जी, सी। थैंक यू, थैंक यू। बीटा रे आर डिफ्लेक्टेड इन, आप बताइए। देखिए, गामा रे होता तो गामा रे चार्जलेस होता, ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करता ना मैग्नेटिक फील्ड में। तो बीटा रे ना बोथ मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट करता है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में। बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में। ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन लगा लीजिए डी। बहुत बढ़िया, आवाज कम कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आते हैं। और सब भाई साहब फिर से ये रिपीटेड है। 2015 नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन। नॉर गेट का पहले और प्लस एंड से बनता है। किससे बनता है, और प्लस एंड से। तो और का हो गया आपका a प्लस बी, उसके ऊपर रेगरिंग लग जाएगा a प्लस बी बार। आंसर होगा डी। 10वां का डी, 10वां का बोलते चलना है। 10वां का क्या होगा, डी। अगला 11वां, बहुत अच्छा। आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा है। फिर से ये रिपीटेड है, इसको देखिए हम फिर से बनाते हैं। वैसे बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। सी डैश बराबर होता है n के पावर 1/3 इंटू सी। n कितना, 64। 64 का पावर 1/3 इंटू सी, ये कितना हो जाएगा, 4। अरे 4 का पावर कर दो क्या, मैं समझ में आ ही गया होगा। वैसे देख लीजिए, बोले सर 4 का पावर 3 का होल पावर 1/3 और सी कितना दिया, 5 माइक्रोफेराड। ये वाला 3 से ये वाला 3, 5 का 20 माइक्रोफेराड। रिपीटेड है सर, 20 किधर है। ऑप्शन हो गया बी, 20 माइक्रोफेराड। बहुत बढ़िया। गलत है भाई, डी दिया और उसको सही। अच्छा देखिए, बहुत सारे पब्लिकेशन में क्या किया है कि इस वाले ऑप्शन को डी में कर दिया। उससे क्या मतलब है हमको, हमारा इसका आंसर होगा 20 माइक्रोफेराड। बहुत सारे ये बच्चा सामने वाला बोल रहा है सर हम जो पब्लिकेशन ब्रिलियंट वाला रखे, ब्रिलियंट है ना आपका, गोल्डन वाला है, ये बता रहा गोल्डन हमारा डी दिया। उससे क्या मतलब है, हम तो यहाँ पे आंसर निकालने आए हुए हैं। ये तो नहीं इसका ये होगा उसका बी होगा। ठीक ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया ये। किरचॉफ लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में सभी करंट का योगफल क्या होता है, किसी बिंदु पर द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0। कहां है जी 0, ये भी रिपीटेड है। 12 का ए, बहुत अच्छा, मेरा बच्चा तो हीरो हो गया भाई। 12 का ए। अगला देखते हैं 13, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहां पे लड़का क्या गलती करता है, देखता है फोर्स, हम मार देता है ml t के पावर -2। नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आप इसको क्या कर सकते हैं, v बराबर क्या होता है, w/q। w का होगा ml² t के पावर, q का होता है क्या, चार्ज बराबर क्या होता है, I बराबर होता है q/t। तो q बराबर it, I इंटू टी। चलिए तो हो जाएगा ml² t के पावर -3 I के पावर -1। ml² t के पावर ml² किधर है, ml² t के पावर, देखिए कोई नहीं है सर, आप उतना कंफ्यूज मत होइए। ये हो सकता है कि यहाँ मिसप्रिंट हो, हमारा जो लड़का टाइप करता हो उससे मिसप्रिंट हो। एक बार चेक कर लीजिए, ये t ऊपर जाएगा तो t का पावर -3 होगा ml²। आप लोग किस पब्लिकेशन का बुक कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस चारों में ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होगा ml² t का पावर -3 I, मेरे वाले के अनुसार, ठीक है ना। हाँ, आप लोग कौन सा यूज कर रहे हैं मुझे नहीं पता आप लोग कौन सा यूज कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अगला क्वेश्चन की ओर चले, 14,
आते हैं सर 14 नंबर पे, क्लियर कर दूं? आलोक, अब आलोक का कीजिए। अब लड़का को तो हम देते हैं टाइप करने के लिए, बाबू तुम टाइप कर दो, वो कहां पे गलती करता है, मुश्किल है। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, जल्दी बताना है एम्पियर आवर किसका यूनिट है? एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। रेडी? एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ क्या? चार्ज होगा एम्पियर इनटू आवर। चार्ज बराबर क्या होता है? देखिए ये कंफ्यूज करना चाहता है मत, तो ये उसके I बराबर होता है Q बाई टी, हो गया। अब Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। I का ये एम्पियर लिया है और टाइम के लिए ये आवर लिया है। एम्पियर आवर किसका मात्रक है? चार्ज का। उसके फेर में मत रहिए, बहुत सारे, बहुत बढ़िया। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अभी देखिए समय चेंज करने के कारण सिर्फ 77 लोग लाइन है, तो ऐसा बोले थे सब लोग को शेयर करने के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला है यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस लाइक एज ए रेसिस्टेंस, इंडक्टर के रेसिस्टेंस को रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टर के रेसिस्टेंस को प्रतिघात का मात्रक बताना है सर, क्लियर? ओम। इंडक्टर के रेसिस्टेंस को रिएक्टेंस कहते हैं। 15 का हो जाएगा बी, 15 का बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही व्हेन ए रे ऑफ लाइट, देखिए ये फिर से आए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर ए ग्लास स्लैब, ये सब कितना वीवीआई क्वेश्चन है, आप इस पे इमेजिन कर लीजिए। व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस, क्या नहीं चेंज करता है? एक बार फिर से पूछ रहे हैं, वेवलेंथ डिक्रीजेस, ये होगा आंसर। क्या नहीं चेंज करता है? बहुत अच्छा, हो सकता है ये, हमको ये ऑप्शन में बताइए। फ्रीक्वेंसी, बहुत बढ़िया, गुड। 80 हो गया है, हम 80 तक पहुंचे हैं। 17 नंबर, व्हेन एन अमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग लेंथ। जब हम एमीटर को शंटेड करते हैं तो उसका मेजरिंग लेंथ क्या करता है? दिमाग चलाना है। देखिए यहां पे ना तुक्का मत मारिए, या तुक्का मारिएगा ना तो आप बस इतना भाग्य बनाइए कि आप कैमरे के उस पार है, हम कैमरे के इस पार है। अगर आप कैमरे के इस पार होते ना तो पकड़ के ऐसे ऐसे नचा देते, हम आपको थैया करा देते, कथक, क्या बोलते हैं उसको, कथक करा, भक्ता ही नहीं करना है। When ammeter is shunted, measuring range, जब हम ammeter को शंट कर दिए, मेजरिंग लेंथ क्या करेगा? बहुत बढ़िया, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। अरे यहाँ का बच्चा, ए होगा ये। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी मेजरिंग लेंथ बढ़ जाती है। एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन का एसआई यूनिट और म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई यूनिट दोनों ही सेम होता है, उसका यूनिट होगा हेनरी। क्या होगा? हेनरी। ये भी रिपीटेड है, आंसर होगा 18। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी। आज बहुत जल्दी हो जाएगा, आज आपको फ्री कर देंगे क्योंकि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। हॉट वायर एमीटर मेजर्स, हॉट वायर एमीटर क्या मेजर्स करता है? जल्दी बताइए। हॉट आरएमएस एसी, याद है कि इन एन एसी सर्किट, व्हेन इन एन एसी सर्किट व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू द सर्किट देन टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो हॉट वायर क्या करता है? मूल औसत वर्ग धारा, आरएमएस एसी। ओके, एसी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए एक मिनट प्यार से, आपके पास किताब पढ़ा है, तुरंत देख करके ऑप्शन मार देते हैं। N1 and N2 are the number of primary and secondary coil। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में बताना है तो याद कीजिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, स्टेप अप, जो लो वोल्टेज को बदलता है हाई वोल्टेज में। हर हाल में सेकेंडरी कॉइल पे यानी N2 फेरों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए किससे? प्राइमरी से। N2 ग्रेटर देन N1, बी N2 ग्रेटर देन N1, बहुत बढ़िया। N2 ग्रेटर देन हाई में, ये क्या है? याद कीजिए, व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज विदाउट लॉस ऑफ पावर। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस, नंबर 1 से, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बिना पावर में लॉस किए हुए कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या काम है? हाई वोल्टेज इज, लो वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू हाई वोल्टेज। हर हाल में सेकेंडरी कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के पेरों की संख्या हर हाल में प्राइमरी कॉइल के पेरों की संख्या से क्या होगी? ज्यादा। हमसे ये स्टेप अप के बारे में ही पूछा है, ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़िया, कोई दिक्कत? चलिए स्टेप डाउन पूछता है तो प्राइमरी में फेरों की संख्या ज्यादा होती। क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है भाई साहब। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मेजर करता है? ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है क्या? ऊर्जा।
डी, बहुत अच्छा। क्या हाल है सर बजरंगी, अच्छे हैं? बहुत अच्छा चंचल। 21 के बाद आइए 22 में, थोड़ा थोड़ा कमेंट्स भी देख लेना चाहिए है। ठीक है। द वर्किंग ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, डायनमो का वर्किंग किस पे है? डायनमो क्या करता है, पढ़ लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है होगा। हमारा डायनमो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है, यानी कि हो जाएगा 22 का बी। डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट का ऐसा यूनिट निकालना है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या इसको एक्सप्लेन कर दे, क्या इसको एक्सप्लेन कर दे? क्या करने की जरूरत नहीं यार, एम्पियर मीटर स्क्वायर किससे होगा? नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में करना है सर। सब लोग बोल रहे हैं नो, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, थैंक यू। बी बी बी। अगला देखते हैं, द ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल। देखिए 4 चीज हम आपको पढ़ाते थे ऑप्टिकल फाइबर, पेरो, प्रिज्म, स्पार्किंग ऑफ डायमंड और मिराज। ये चारों ने TIR पे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, बहुत बढ़िया। 24 का क्या हो जाएगा? डी। 24 का डी, बहुत अच्छा। 25 नंबर, when the tube length of microscope is increases, अगर आप माइक्रोस्कोप के ट्यूब लेंथ को इंक्रीज कराते हैं तो बताइए क्या होगा सर? ट्यूब लेंथ के माइक्रोस्कोप को इंक्रीज कराते हैं तो उसका मैग्नीफाइंग पावर भी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। 25 का ए, जब माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है। आवर्धन क्षमता क्या करती है? बढ़ती है। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ए वेवलेंथ, ओ भाई साहब, एनर्जी ऑफ फोटोन, ई बराबर क्या होता था? ई बराबर होता था hc बाई लैम्डा। देखिए कहां है ई बराबर hc बाई लैम्डा, बी। ई बराबर hc बाई लैम्डा, लैम्डा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा hc बाई लैम्डा, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, अब हमको ये जानना है, क्या अब हम लोग 4-5 साल का क्वेश्चन बैंक कर लिए, ये हो गया 9 हो गया, नहीं 9 नहीं हुआ, 10 11 से हुआ, 11 12 13 14 15 16, ये छठा साल का क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं। 9 10 11 का ऑलरेडी हम पिछले साल कराए हुए, जो यूट्यूब पे है, हम उसको प्रीमियर, आप एक बार लिखिएगा रिहानी फिजिक्स क्वेश्चन बैंक 2009, रिहानी फिजिक्स क्वेश्चन बैंक 2010, 9 10 आपको पीछे से बैकअप करना है, हम दोबारा नहीं कराएंगे। 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, ये 8 साल का क्वेश्चन बैंक आप कर लिए। अब 8 साल में आप क्या रियलाइज कर रहे हैं? रियलाइज ये कर रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन रिपीटेड है सर। सर जी मिस यू टू सर, सबसे ज्यादा बी ही ऑप्शन है। देखिए ये इस पे ध्यान नहीं देना है कि सबसे ज्यादा बी ही ऑप्शन है। बच्चे को ये गलत मत कीजिए कि हाँ बी पे मारते जाना है। किसी साल ऐसा नहीं होता है कि बी ही रहेगा, बच्चा पढ़ के ही बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेंट्रेटिंग पावर? याद कीजिए, सबसे ज्यादा पेंट्रेटिंग पावर हम लिख पाए थे गामा किरण का। अल्फा का, एक बार ध्यान दीजिएगा, एक साइड मेरे पास अल्फा है, बीटा है, गामा है, रिवीजन हो जाएगा। अब जरूरी थोड़ी है यही क्वेश्चन रहेगा। अल्फा का मास 4 यूनिट, सबसे पहले चालू करते हैं अल्फा पे चार्ज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बीटा पे चार्ज, बीटा पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, गामा पे नो चार्ज। अल्फा का मास 4 AMU, बीटा का मास 1/1840 ऑफ हाइड्रोजन एटम, गामा पे नो मास। अल्फा का फिर आते हैं नेचर, अल्फा को हीलियम से, बीटा को इलेक्ट्रॉन से, गामा को एक्सरे से। वैसे गामा को आप एक्सरे से कर सकते हैं जिनका वेवलेंथ बहुत कम हो। अल्फा का स्पीड 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, बीटा का स्पीड 9/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, गामा का स्पीड ऑफ लाइट। अल्फा का आयोनाइजिंग पावर मैक्सिमम, बीटा का आयोनाइजिंग पावर लेस देन अल्फा, मोर देन गामा, गामा का आयोनाइजिंग पावर मिनिमम, अल्फा और बीटा से कम। फिर आते हैं पेंट्रेटिंग पावर पे, अल्फा का आयोनाइजिंग पावर, पेंट्रेटिंग पावर मिनिमम, दैट इज लेस देन बीटा एंड गामा। बीटा का आयोनाइजिंग पावर मोर देन अल्फा, लेस देन गामा, और गामा का आयोनाइजिंग पावर, पेंट्रेटिंग पावर सॉरी, ये होगा मैक्सिमम। इन चारों में से सबसे ज्यादा क्या होता? गामा किरण का। अगर गामा नहीं होता ऑप्शन में तो एक्सरे होता, याद रखिएगा। वैसे गामा है, गामा के बाद अगर किन्हीं का पेंट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है तो एक्सरे का। 27 का हो जाएगा, वैसे डी, 27 का डी हटा दूं? गुड गुड गुड,
ओहो, ये सारा चीज करवाएंगे। द मेजॉरिटी कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए एक था एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन टाइप में मेजॉरिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में मेजॉरिटी में होता है होल। इन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं होल। ऑप्शन हो जाएगा बी। 18 का बी, कोई दिक्कत? 28 का बी, कोई दिक्कत है? 1 से लेकर 28 तक में कोई दिक्कत? अब आगे हम सर देखिए कितना जल्दी आज चल रहा है। ये आप क्वेश्चन बैंक 2010 देखिए, पैरावैद्युत शक्ति एवं अपेक्षित पैरावैद्युत को परिभाषित करें। क्वेश्चन बैंक 2010, क्वेश्चन बैंक 2010 देखिए फटाफट। जिनके पास 10 है पलटाइए एक बार। वैसे जो लोग लिखना चाहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कोई है जो लिखना चाहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो 2010 नहीं देखे हैं, यूट्यूब चैनल में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ा हुआ है सर, मैंने बैच में भी लिखवाया था। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। हम क्या करते थे ना, याद कीजिए, हम एक कलेक्टिंग प्लेट लेते थे पॉजिटिव, एक कंडेंसिंग प्लेट लेते थे, और उसके अंदर एक सब्सटेंस जो हम पुट करते थे, वैसे सब्सटेंस को डाइलेक्ट्रिक। हमारा नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस भी अगर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे, हमारा नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस भी कंडक्टर की तरह, सर आप ना बहुत याद आते हैं, ओके नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस भी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे तो उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। वो जो आप पुट किए थे कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेट में, उसके इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ को एक बार हिंदी में बोलिए। संधारित्र के बीच में जो हम सब्सटेंस पदार्थ को डाले थे, उसी के स्ट्रेंथ को हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। क्लियर? अब ये बोल रहा है कि आप डिफाइन कीजिए रिलेटिव परमिएबिलिटी। 20 बार रिलेटिव परमिएबिलिटी कर चुके हैं। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। के बराबर होता था, के बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। द रेशियो ऑफ डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिएबिलिटी को डिफाइन करना। अच्छा नहीं सॉरी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, यहां पे हमको लगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है। रिलेटिव परमिएबिलिटी वही एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन। क्लियर? अगला आते हैं सर, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। हालांकि हम एक बात बता दें, एक्सप्लेन द यूज ऑफ मोटर स्टार्टर और चोक वाल्व। चोक वाल्व सिंपली एन इंडक्टर। चोक वाल्व सामान्यतः एक प्रेरकत्व है जो क्या करता है, क्या करता है? यस सर, बहुत अच्छा, जो करंट को कम करता है और रेजिस्टेंस को एसी सर्किट में बढ़ाता है। चोक वाल्व एक प्रेरकत्व है जो एसी पर्पथ में ही यूज किया जाता है। क्या करता है? तो धारा के मान को कम करता है और प्रतिरोध के मान को बढ़ाता है। वो मोटा सा हम आपको बताए थे डायनेमो के पास लगा होता है सर। अगला, चुंबकीय फ्लक्स के बीमा एवं एसआई मात्रा को लेकर। सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है? फाई बराबर बी डॉट ए। फाई बराबर, इसका एसआई मात्रक तो लिखना ही नहीं है, वेबर होता है। वैसे आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। टेस्ला एरिया है मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर बोलते हैं, WB से सूचित करते हैं। चलिए अब इसका बीमा लिखना है, अभी हम लिखे थे सर। मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक अगर किन्हीं को याद हो तो एक मिनट में करते हैं। फाई बराबर होता है बी डॉट ए, हम कर ही देते हैं, आपको 5 को याद होना। बी बराबर होता है एफ बाई पी नॉट इंटू एरिया है, ये ध्यान रखना है। फोर्स का हो गया ML T के पावर -2, कॉल का एम्पियर I भी लिख सकते हैं, इंटू मीटर का L, एरिया का L स्क्वायर, एक L से एक L कैंसिल, इसका हो जाएगा ML स्क्वायर T के पावर -2 I के पावर -1। कोई दिक्कत? अब की बार एग्जाम पर अगले बार डबल स्टार। रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पर हिंदी मीडियम में क्विज नहीं करवाते हैं सर। नहीं, रेहानी फिजिक्स नहीं हो पाता है सर, बड़ा मुश्किल है। अगली बार से इस सारे करेक्शन को रखा जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी करना है सर, आज 1 घंटा के भीतर कर लेना है क्लियर। थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो बोलिए। सारा क्वेश्चन रिपीट है इसमें, देखिएगा, इसलिए हम बोले ये वाला साल बहुत जल्दी हो जाएगा। ये भी रिपीट है लेकिन छोड़ेंगे नहीं। स्टेट किरचॉफ्स ट्रू लॉ फॉर इलेक्ट्रिक नेटवर्क। विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम को लिखना है। पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है संधि नियम, जंक्शन रूल। दूसरा नियम है लूप का नियम। एक बार जंक्शन रूल बोल दे। इन इलेक्ट्रिक जंक्शन द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0।
किसी विद्युत संधि पे सभी धाराओं का योगफल क्या होता है? जीरो। किसी विद्युत संधि पे सभी धाराओं का योगफल जीरो। द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आने वाले करंट के लिए धारा का योगफल हर हाल में जाने वाले करंट के धारा के योगफल के बराबर होगा। लूप रूल। In close and complex circuit, at each loop, in close and complex circuit, at each loop, the algebraic sum of product of electric current and their corresponding resistance is equal to applied EMF. किसी बंद एवं जटिल परिपथ में प्रत्येक लूप के लिए विद्युत धारा एवं उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योगफल लगाया गया विद्युत वाहक बल के बराबर होता है सिग्मा आई इक्वल टू ई, सिग्मा आई आर इक्वल टू ई, सिग्मा आई आर इक्वल टू ई। चौथा क्लियर है? चौथा क्लियर है? चौथा क्लियर है? हाँ रिपीटेड है, सारा रिपीटेड है इसमें, देखिए ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें क्या है, आराम से हम आपको बता रहे हैं, फोटो बना के पढ़िए, वो क्वेश्चन बहुत वीवी आई। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? When ray of light passes through the denser medium to rare medium, when ray of light passes through the denser medium to rare medium and angle of incident is greater than critical angle, इसको बोलते हैं critical angle, I बराबर C, ठीक है? जब angle of refraction का मान 90 डिग्री हो। एक बार फिर से, what is पूर्ण आंतरिक परावर्तन? क्या है TIR? When ray of light passes through the denser medium, हिंदी में बोलेंगे, when ray of light passes through the denser medium to rare medium, angle of incident is greater than critical angle. Due to this cause, light is not refracted, it is reflected. This phenomena of light is called TIR. जब प्रकाशीय किरण को डेंसर माध्यम से रेयर माध्यम में पास कराते हैं, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो ऐसे स्थिति में प्रकाश का परावर्तन न हो, अपवर्तन न होकर के परावर्तन होता है। प्रकाश के इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका दोनों शर्त में लिखना है। क्या था सर? हर हाल में प्रकाशीय किरण डेंसर से रेयर में पास करें। हर हाल में प्रकाशीय किरण किससे किससे पास करें? डेंसर से रेयर में। 2009-10 का कब होगा? जश्न मलिक 2009-10 आप लिखिएगा एक बार यूट्यूब पे, रेहानी फिजिक्स क्वेश्चन बैंक 2009 एक बार लिखिएगा तो ठीक है। एक बार जश्न मलिक एक बार इतना बार रिप्लाई कर दिए, 2009-10 आप केवल YouTube पे लिखेगा रेहानी फिजिक्स क्वेश्चन बैंक 2009 आ जाएगा। रेहानी फिजिक्स क्वेश्चन बैंक 2010, ठीक है। पहला बात, हर हाल में लाइट डेंसर से रेयर में पास करेगा, और दूसरा बात, इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा। ये देखिएगा, ए वायर इज रेजिस्टेंस इज 16 ओम, इसको हम बनाते हैं सर। चलिए, ये रिपीटेड नहीं है, पहली बार। अब तो आपको मैक्स टू मैक्स, अब क्वेश्चन बैंक बनाना हम लोग के लिए आधे घंटा हो गया, पहले 1.5 घंटे का होता था। अब समय इसलिए घट जाएगा क्योंकि हमने मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। ए वायर इज रेजिस्टेंस 16 ओम इज elongated to double its length, find the new resistance। एक तार है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, पहले रो बराबर क्या होता है, R इंटू A बाई A। एक बात याद रखना है बाबू, R बराबर हो जाएगा रो इंटू L बाई A। रो कांस्टेंट है, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं करता है। ये बोल रहा शुरू में 16 ओम था, 16 इक्वल टू रो इंटू L बाई A। क्लियर है? इसको कर लिया फर्स्ट। अब कह रहा है कि अब लंबाई को क्या कर दिया, डबल। जैसे ही आपका लंबाई 2L हो जाएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया A बाई 2 हो जाता है। याद करना है, लंबाई दुगुना होता और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा हमारा, R डैश इक्वल टू रो चेंज करेगा नहीं, L हो चुका है हमारा क्या 2L, और एरिया हो चुका है A बाई 2। ठीक है, एरिया क्या हो चुका है हमारा A बाई 2। ये 2 कहां चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, 2 दूना 4 इंटू रो इंटू L बाई A हो गया। R डैश हो गया 4। समीकरण एक बार देख लीजिए अच्छे से, फर्स्ट रो इंटू L बाई A का मान 16 है, 16 चौका 64 ओम। कोई दिक्कत है तो बोलिए। 64 ओम किसमें 32 दिया हुआ, नहीं 32 नहीं होगा, दुगुना 4 गलत है वो, 32 64 ओम। कोई दिक्कत है तो बोलिए। थोड़ा सा भी किन्हीं को कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो 64 ओम होगा, अगर 32 दिया तो उसको गलत है भाई, 32 है तो गलत है। टोटल आंसर 32 नहीं, वो जिनकी किताब में 32 है गलत है। लंबाई दुगुना करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया सीधे आधा हो जाता है। 64 ही होगा।
लंबाई दुगुना करने पे क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाता है। काफी परे हो सकता है, कोई नहीं है टक्कर में। कोई तो बताओ डायमेंशन रेडबर्ग प्लेस, वो भी हो जाएगा सर। नो सर 64 क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर, क्या है तोरा भाई देख ले। हाँ आया सर, आया। कह रहा है राइट ट्रुथ टेबल ऑफ नंद और नॉर गेट। सिर्फ ट्रुथ टेबल लिखना, तो सबसे पहले ट्रुथ टेबल लिखने से पहले आप क्या कीजिए, नंद है ना, नंद नंद बना इसका बूलियन एक्सप्रेशन एंड और नॉट से a डॉट बी बार, इसका हम इधर ट्रुथ टेबल लिखेंगे। इधर मेरे पास क्या है, नॉर गेट है ना, नॉर का हो जाएगा क्या, y इक्वल टू a प्लस बी बार। अब इसमें कितने इनपुट है, 4 इनपुट हो सकते हैं। ये a है, ये b है, ये y है। या तो ऑफ होगा ऑन होगा, या ऑन होगा या ऑफ होगा, या दोनों ही ऑफ होगा या दोनों ही ऑन होगा। ध्यान देना, 0.1 होता क्या है, 0, लेकिन ये लगा मैं आंसर पलटवा, याद कीजिए बैच में बोलते थे 0.1 का होगा 0, लेकिन पलट के हो जाएगा 1। 1.0 क्या होगा 0, लेकिन वो फाइनल आंसर को आपको चेंज करना है 1। 0.0 क्या होगा 0, फाइनल आंसर चेंज करना है 1। 1.1 होगा 1, फाइनल आंसर चेंज कर देंगे 0। चलिए इसका देखते हैं, इसके भी ऊपर हो जाएगा y a प्लस बी बार। a है, b है, y है। कितना कंडीशन होगा, या तो ये ऑफ होगा ये ऑन होगा, या ये ऑन होगा ये ऑफ होगा, या दोनों ही ऑफ होगा या दोनों ही ऑन होगा। 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1, पलट देंगे तो 0। 1 प्लस 0 1, पलट देंगे 0, हो गया। 1 प्लस 1 1, पलट देंगे 0। 0 प्लस 0 0, पलट देंगे 1। एक ही कंडीशन में इसमें इनपुट में करंट आउटपुट में आएगा जब दोनों स्विच ऑफ होगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, जल्दी से बताइए कोई दिक्कत है तो जल्दी। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। टेस्ट किसने बजे से, कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके सर, आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां के बाद 8, राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे। हम आपको कितना प्रॉपर्टी लिखवाए, पहला इट इज इन विजिबल स्पेक्ट्रम, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज हार्मफुल फॉर यू। 8वां छूट गया, सॉरी ये बोले 8वां छूट गया था। 8वां राइट लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज लॉ लिखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। When magnet is in motion with respect to closed coil and it perform to and fro motion, अगर हम किसी मैग्नेट को क्लोज कॉइल के पास मोशन कराते हैं तो मैग्नेट में इंड्यूस करंट तो होता ही है, साथ साथ इंड्यूस मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है। एक बार और, when magnet is in motion with respect to closed coil and it perform to and fro motion, then induced magnetism is produced in closed coil। जब किसी चुंबक को बंद कुंडली के सापेक्ष गति कराते हैं तो बंद कुंडली में प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। चित्र 1 में जब चुंबक में, ये फिगर 1 है, जब चुंबक के एन पोल को बंद कुंडली के समीप लाते हैं तो बंद कुंडली में प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस करंट एवं इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होती है। और उसके सबसे नजदीक का क्षेत्र किसकी तरह कार्य करता है, नॉर्थ पोल की तरह। चित्र 2 बनाएंगे, वहां पे एन पोल को दूर ले जाएंगे। क्या करेंगे, चित्र 2 में जब चुंबक के एन पोल को बंद कुंडली से दूर हटाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा एवं प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। कुंडली का सबसे नजदीक का पोर्शन साउथ पोल की तरह काम करता है। ओके, कोई दिक्कत, धीरे धीरे पढ़िए सर। जब चुंबक के एन पोल को बंद कुंडली के समीप ले जाते हैं तो बंद कुंडली में प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, ठीक है। और कुंडली में सबसे नजदीक का क्षेत्र किसकी तरह काम करता है, नॉर्थ पोल की तरह। वैसे ही दूर हटाएंगे, अगर हम जल्दी जल्दी नहीं पढ़ेंगे तो आपको नींद आ जाएगा सर। 9वां, एक्सरे के किन्हीं 2 गुणों को लेकर 2 ही लिखना है, इसलिए 2 ही लिखेगा। लिखा एक्सरे इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज इन विजिबल स्पेक्ट्रम। हम आपको ज्यादा बता देते हैं, एक्सरे पेंट्रेट स्किन बट डज नॉट पेंट्रेट बोन, एक्सरे इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। एक्सरे सरल रेखीय पाथ पर चलता है, एक्सरे एक अदृश्य वर्णपट है, विद्युत चुंबकीय वर्णपट है।
एक्सरे ना त्वचा को तो विभेदित कर देता है, लेकिन हड्डी को विभेदित कर, ये मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। पेल्टियर इफेक्ट को लिखना है। द रेसिप्रोकल ऑफ सीबेक इफेक्ट इज कॉल्ड पेल्टियर इफेक्ट। अब इतना से काम नहीं चलेगा। सीबेक इफेक्ट के व्युत्क्रम को हम लोग सीबेक इफेक्ट में क्या कहते हैं पता है? दो डिफरेंट वायर को लिए थे, एक जंक्शन बनाए थे, एक वायर को गर्म किए थे, दूसरे वायर को, यानी टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस वोल्टेज डिफरेंस। उल्टा कर देंगे यहाँ पे, वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस टेम्परेचर डिफरेंस। 2 मार्क्स का, ज्यादा नहीं लिखना है। इजी क्वेश्चन कैसे छोड़ दें आप? जो आप लोग को याद है वो सब आपके लिए इजी है, ये तो मैं एकदम छोड़ देंगे। स्काई वेव एंड स्पेस वेव, यस सर। अगला देखिएगा 12 नंबर 2009 देखिएगा, सॉरी 2010 देखिए इसको, रेहानी फिजिक्स क्वेश्चन बैंक 2010। अगला देखिएगा 12 नंबर हो गया सर। अब आ रहे हैं 12 पे, ये आएगा मजा। पॉइंट ये भाई साहब दिल खुश करने वाला है। चलिए ये तो मैं बनाऊंगा। ये बैच में भी क्या था, अब जब आप हमसे लाइव क्लास पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिस समय कोविड लगा हुआ था, उस समय अपने घर से ये वाला एक्सप्रेशन किए थे, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक। कोई दिक्कत नहीं, सबको ध्यान दीजिएगा, पूरा एकदम चैट छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक के लिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट निकालना है, कर रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हालांकि एक न्यूमेरिकल भी है जो बहुत आसान न्यूमेरिकल है, वो भी किया जाएगा, लेकिन पहले इसको हम कर दें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक के लिए करना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। ये रहा मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा मजा आएगा सर, यहां सारा प्लस चार्ज है, ध्यान देंगे। फोटो थोड़ा जितना सुंदर बनेगा, यहां सारा माइनस चार्ज है। एक कोशिश करना है जितना इधर प्लस है उतना ही माइनस दिखाना है। हम इसमें एक कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, जिसका थिकनेस ना टी है। मजा आएगा इस क्वेश्चन पे। ये हमारा कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक, यहां से इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बीच की दूरी डी है, ठीक है। आइए सर, इस जो पहले हमारा प्लेट था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ये जो प्लेट डाले उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, इसका यहां से यहां तक थिकनेस T है। मजा आएगा। इस पूरे हमारे कलेक्टिंग से कंडेंसिंग प्लेट के बीच की दूरी D है। कमेंट करना छोड़ दीजिए सर प्लीज, चैट करना छोड़िए, हम भी अभी मोबाइल वगैरह छोड़ दिए। अब याद कीजिए इसका इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है, इनिशियल कैपेसिटेंस C नोट कर लेते हैं इसको, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देंगे। एक पैरादूत वाले, एक पैरावैद्युत को यौगिक को हम इसमें डाले हैं, जिसकी चौड़ाई है T, इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। अब व्हाट इज पैरावैद्युत सब्सटेंस? व्हेन नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस एक्ट एज ए कंडक्टिंग सब्सटेंस। जब कोई नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस भी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कंपाउंड ये डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। अब हम आपको पढ़ाए, याद कीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट से, वी नो दैट, छोड़ दीजिए, हम फाइनल निकालना है। वी नो दैट V बराबर होता है E into X। इसके लिए बताइए, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, कहां तक इसका जगह, टोटल D में से T घटा देंगे, D माइनस T, देखते हैं D माइनस T, प्लस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, इसका थिकनेस है T। क्लियर है? अरे बाबू V बराबर E into X, तो इस पैरेलल प्लेट का बताइए, पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसके बीच का स्पेस डिस्टेंस क्या है, तो D, खाली कितना, पूरे D में से T घटा दीजिए, यही तो खाली है। इसके लिए बताइए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और इसका थिकनेस क्या है, डिस्टेंस T। चलिए इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन, चलिए इसी का आगे बढ़ाते हैं। E1 बराबर पैरेलल प्लेट है, ये कौन सा प्लेट है, पैरेलल प्लेट, ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T प्लस E2। यहां पर जाएगा सिर्फ सिग्मा बाई एप्सिलॉन, नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये तो पदार्थ है। यहां पे जो खाली है ये एयर और वैक्यूम के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। ये तो मटेरियल है, ये कोई सब्सटेंस है जहां परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनटू T। थोड़ा सा और ध्यान देते जाइएगा, B बराबर, इसमें से मैं सिग्मा कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा D माइनस T इनटू एप्सिलॉन नॉट प्लस T। अब आई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम एप्सिलॉन की जगह पर लिखना चाहते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू K।
लड़का बोला आपका रंगदारी चलता है, बिल्कुल नहीं बाबू, याद कीजिए के बराबर होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space is called dielectric constant. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब हमारा v बराबर हो गया सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कॉमन, इधर बच गया हमारा d माइनस t प्लस t बाई k। व्हाट इज k? k इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मजा आने वाला है सर, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, फ्रॉम एरिया चार्ज डेंसिटी से, कौन से चार्ज डेंसिटी से? फ्रॉम एरिया चार्ज डेंसिटी से, फ्रॉम एरिया चार्ज डेंसिटी से। बहुत अच्छा। सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई, इस सिग्मा की जगह पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, सिग्मा की जगह पर क्यू बाई ए, ऑलरेडी एप्सिलॉन नॉट पहले से है, ये हो जाएगा हमारा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके है, मैं कर देता हूं। अब बताइए भी निकालिए तो फाइनल कैपेसिटेंस आपका क्या है? जब इस स्लैब को आप इंसर्ट किए तो फाइनल कैपेसिटेंस क्या होता है बाबू? C बराबर होता है Q बाई V, निकाले हम भी, पुटिंग भी। अब हो जाएगा हमारा तो इसको C, उसको C नोट माने, C इज इक्वल टू Q, ध्यान देते रहना है। अब V का मान है Q इंटू D माइनस टी, आपके कमेंट को हम बाद में पढ़ेंगे, प्लस टी बाई के। ए एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा? ऊपर। ए एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा? क्यू से क्यू। सी बराबर आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। कोई दिक्कत है यहां तक? हम पेज चेंज करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, एक बार कमेंट्स में बता दीजिए कोई दिक्कत है यहां तक। हम स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका देंगे, हम क्यू से क्यू भी काटने का हम मौका देंगे, स्क्रीनशॉट लेने का। आगे बढ़े, मेरे पास जगह की कमी है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं आपको दिखता है क्या आप दिख रहा है क्या? पेज भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप लोग को दिख रहा है कितना? बता दीजिए। छोटा करने के बाद दिख रहा है? हम वंस मोर, थ्री मोर्स हम सारा करेंगे। छोटा करने के बाद दिख रहा है क्या? अरे हम समझाएंगे, ठीक है ना? छोटा करने के बाद दिख रहा है क्या? चलिए, दिख रहा है। अब देखिएगा क्या करेंगे, मेरा ना ये इसको इक्वेशन कर लेता हूं सेकंड, इसको मान लेते हैं सेकंड। फर्स्ट यहां माने चुके हैं, ये सेकंड। 2 में भाग दे रहे हैं 1 से, तो हो जाएगा C बाई सी नॉट। ध्यान दीजिएगा, LHS को LHS से बराबर, इधर है 3 में भाग, सही 2 में 1 से, ठीक है। इसका है A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के, पलटी मारेंगे, उसका हो जाएगा D ऊपर चला जाएगा ना, हाँ D ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा नीचे, A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। ध्यान देते रहेंगे, C बाई सी नॉट, इधर हो गया हमारा D। ओके, आपका कमेंट बाद में करेंगे, दोबारा सब समझिएगा। D, इसमें से अगर हम D कॉमन ले लें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ D बचे, इसमें से D कॉमन ले लें तो और मजा आ जाएगा। D कॉमन लिया है, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस टी बाई डी, 1 माइनस टी बाई डी इंटू प्लस टी बाई के डी। क्या दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? टी बाई के डी। भाई साहब फिर से सॉल्व कीजिएगा, ये वाला स्टेप दे देगा, फिर से सॉल्व कीजिएगा, ये वाला स्टेप दे देगा, ये वाला डी से ये वाला डी कैंसिल। सी बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सी नॉट इंटू 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी। दिस इज द फाइनल कैपेसिटेंस with conducting slab. This is the final capacitance with conducting slab. मजा आया होगा? Final capacitance with conducting slab. कोई दिक्कत है क्या? स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार हम हट गए, देख लीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राजीव है, नो सर, कोई दिक्कत है तो बताइए, हम तो हट गए। थैंक यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसके नीचे का न्यूमेरिकल भी बनाया जाएगा सर, एक बार देखिएगा ना। बोल रहा है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। हम क्या किए, हमारे पास एक पैरेलल, क्वेश्चन भी तो समझना है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेकर
उसमें हम एगो कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिए, उसमें एक कंपाउंड। अब बोल रहा नया वाला कैपेसिटेंस बताइए। तो शुरू में जब नहीं डाले थे तो इसका इनिशियल कैपेसिटेंस था C नॉट A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब डालने के कारण इसका क्या चेंज किया? चार्ज कभी भी चेंज नहीं करेगा, चेंज करेगा पोटेंशियल। तो अब हम ये निकालते हैं कि टोटल पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट से याद कीजिए, V बराबर होता है E इंटू डिस्टेंस, E इंटू एक्स, E इंटू एक्स। तो इससे पहले मेरा पैरेलल प्लेट का बताइए, आवाज साउंड कौन किया वो, म्यूट कीजिए उसको। V बराबर होता है E इंटू एक्स, E कितना है E1, डिस्टेंस इस जहां पे एयर भरा हुआ वहां पे उसका डिस्टेंस सिर्फ बताना है, एयर और वैक्यूम के लिए सिर्फ डिस्टेंस बताइए। तो पूरा डिस्टेंस तो T है, लेकिन हमारी स्लैब ग्लास की चौड़ाई कितनी है? T है, तो D में से T घटा दिए। इसके लिए हो गया आपका E1 इंटू डी माइनस टी। इसके लिए बताइए, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और इसका थिकनेस क्या है? T है। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। ये भी तो पैरेलल ही प्लेट है, तो सिग्मा बाई सिर्फ एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इसलिए क्योंकि एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट, ये तो मीडियम है, ये क्या मीडियम, और मीडियम के लिए हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। चलिए दोनों में सिग्मा कॉमन, D माइनस टी बाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के। कैसे बाबा? इसलिए क्योंकि याद कीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लाइव क्लासेस में ये सब प्रेजेंट करना, दैट वाज टू क्रिटिकल सर। मेरे लिए कुछ भी क्रिटिकल नहीं होता है, लाइव में आप गलती करने की 0% गुंजाइश होती है, ये याद रखें। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हिंदी में बोलते हैं माध्यम में पदार्थ की विद्युतशीलता, माध्यम में पदार्थ की विद्युतशीलता, हम निर्वात में पदार्थ की विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन इनटू के लिख दिया, इसमें भी एप्सिलॉन नॉट इसमें भी एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया, इधर और इधर से बच गया। अब याद कीजिए एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर Q बाई ए, सिग्मा की जगह पर Q बाई ए, ऑलरेडी पहले से एप्सिलॉन नॉट। फाइनल कैपेसिटेंस बताइए, आपके पदार्थ डालने से प्लेट का क्या चेंज किया था? चार्ज नहीं, चार्ज तो वही रहेगा, आपके प्लेट में डालने से चेंज किया था पोटेंशियल, जो फाइनल पोटेंशियल निकाल के बैठे हैं। अब इसको उठा करके V का मान डालें, Q से Q कैंसिल, C हमारा ये फाइनल कैपेसिटेंस है। हमको फाइनल कैपेसिटेंस हमें पता है, इनिशियल कैपेसिटेंस पता है, बता दीजिए क्या होगा फाइनल कैपेसिटेंस। तो 2 में 1 से डिवाइड किए, कटने वाला कट गया, इसमें से सिर्फ D कॉमन नहीं, D से D कट गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? एग्जाम में कॉपी कितना पेज, ये सब मत लिखाइए सर प्लीज, वंस मोर मत लिखिए, वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए। हम 3 बार समझा दिए सर, हम तो हटा रहे हैं क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत प्रीसियस है सर। सिर्फ फिजिक्स ही नहीं है, जो लोग अभी नए जुड़े हैं, हम टेलीग्राम पे सारा शेड्यूल डालेंगे। बृहस्पतिवार को 11 बजे से एग्जैक्टली बृहस्पतिवार को 11 बजे से ऑफलाइन का लास्ट टेस्ट होगा, और पर डे रात में 8 बजे ऑब्जेक्टिव का टेस्ट रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे होगा। अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं, हम शेड्यूल जारी करेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन इसी का और है, बनाएंगे सर, मजा आएगा। एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज -3Q है, प्लेस्ड ऑन x एक्सिस। ओके, बनाते हैं, इसको भी ले चलते हैं खोपचे में। आइए सर, छोड़ना नहीं है किसी को कि न्यूमेरिकल है तो छोड़ दिए, ई पढ़ लीजिए, ई हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस हम ज्यादा से ज्यादा उन्हीं क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं जो हम क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं क्वेश्चन बैंक में, और उसको भी स्किप नहीं करना। 2 चार्ज हमारे पास देगा सर, एक है Q, एक है -3Q आर प्लेस्ड फिक्स्ड ऑन x एक्सिस। ठीक है, हमारे पास 2 चार्ज है, ये चार्ज है हमारा, अच्छे से क्वेश्चन समझना है। एक ना हमारा Q है और दूसरा 3Q है। चलिए यहां पे मान लेते हैं Q है, यहां पे -3Q। ओके, R फिक्स्ड x एक्सिस सेपरेटेड बाय a d डिस्टेंस, इसके बीच का दूरी बाबू d है। कितना दूरी है? d। ए थर्ड चार्ज TQ placed such that it will not experience any force. Also calculate बोल रहा है कि तीसरे आवेश को कहां पर रख दें, वहां पर कुल लगने वाला बल, यानी वो किसी भी प्रकार के बल का सामना क्या है, यानी वहां पर नेट फोर्स का मान क्या है। आप तीसरे चार्ज को इधर भी रख सकते हैं, आप तीसरे चार्ज को उधर भी रख सकते हैं। हमसे क्या पूछता है, माना ना हम इस पॉइंट A है, B है, यहां से यहां पर एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है बाबू? 2Q। यहां पे एक चार्ज रखते हैं पॉइंट C पर, जो इसके कारण से लगने वाला फोर्स और इसके कारण लगने वाला फोर्स क्या, वो 0 है। ये इससे x दूरी पे है, क्या निकालना है हमको? x।
निकालना क्या है, लड़का का मन में माइंड चल रहा हो उधर भी तो कर सकते हैं, कर लीजिए, दोनों में से कोई एक ही साइड करना है। मुझे x निकालना, अब हम क्या करें, जहां भी q और q0 रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, फोर्स है, देख लीजिएगा नेट फोर्स। एक बार कूलम्ब फोर्स निकालेंगे इसके कारण से, एक बार कूलम्ब फोर्स निकालेंगे इसके कारण से। अब आएगा F1 निकाल रहे हैं, F1 निकाल रहे हैं Q चार्ज के लिए डायरेक्ट, अब तो हो जाएगा K, Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर हो जाएगा 2Q, साफ दिख रहा है ना, F K K Q1, तो Q ही है यार, बार बार लिखा रहता है, Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर 2Q, बीच का दूरी x स्क्वायर, बीच का दूरी क्या है x स्क्वायर। चलिए इसको कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बार इसके कारण से निकाल रहे हैं, यानी अब हो जाएगा F2 बराबर K, Q1 के जगह पे -3Q, Q2 के जगह पर 2Q, बीच का दूरी d प्लस एक्स या x प्लस डी, बहुत अच्छा, x प्लस g का होल स्क्वायर। ये नेट फोर्स 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वहां पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, नेट फोर्स कितना है हमारा, नेट फोर्स है 0। F1 प्लस F2 बता दीजिए क्या होगा, 0। साइड चेंज कर रहे हैं यार, एक माइनस है ही, यानी इधर हो जाएगा K Q 2Q by x स्क्वायर प्लस माइनस K, ये 3 दूना 6, डायरेक्ट करें ना, 6Q स्क्वायर, उसका भी सॉल्व करेंगे, इंटू x प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। साइड चेंज, इधर हो जाएगा 2KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा 6KQ स्क्वायर बाई एक्स प्लस डी बाई का होल स्क्वायर। बहुत आसान है बाबू, ये देखिए ना, 2 से 2 से 3 मरतबे, K से K कैंसिल, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल। नोटिस करना है, ध्यान रखिएगा, इधर है हमारा 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, छोटा कर देंगे। अब 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 3 बाई एक्स प्लस डी बाई का होल स्क्वायर। थोड़ा और ध्यान देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट अंडर 3 बाई एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। न्यूमेरिकल किस चिड़िया का नाम है आपको पता होगा सर, और सारे न्यूमेरिकल रेहानी फिजिक्स से होकर गुजरते हैं लाइव क्लासेस में, ठीक है। अब हो जाएगा 1 बाई एक्स इक्वल टू, इसको कर दिया रूट 3, ये तो बाहर निकल जाएगा रूट से, होल स्क्वायर है एक्स प्लस सिर्फ डी, हो गया, साफ दिख रहा है ना, एक्स प्लस डी है। हमारी राइटिंग को बहुत जल्दी नोबेल प्राइज भी मिलेगा, आप लोगों को ये पहले से हम नोटिस करके दिए हुए हैं, x प्लस डी, पलटी मार दें, x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस डी बाई रूट 3। अब मैं नहीं करूंगा, रूट 3 का मान रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर से x घटा देंगे, आंसर। हम नहीं करने वाले हैं, इसके बाद जोड़ घटाओ, बोलिए कोई दिक्कत है तो, कोई भी दिक्कत है तो जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी। हे सब लिख रहा है, सब लाइक कर दो ना प्लीज, थैंक यू। है क्या चीज, अब इसमें क्या करना है, तीसरा, इस संरचना की स्थिति पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, नहीं निकल जाएगा, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। क्या निकालना, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आराम से निकल जाएगा, तो हो जाएगा U इक्वल टू, एक मिनट में बता रहे, K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर निकाले हुए, U इक्वल टू K पता है, Q1 पता है, Q2 पता है, यहां से मुझे x निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। चलिए अगला हटा रहे हैं बाबू, न सोचते सोचते आज हम सोचे थे कि ये वाला क्वेश्चन हम 1 घंटा से कम में कर लेंगे, नहीं ना होगा। ये कौन लिखता है, नो प्रॉब्लम मैम, कोई लिखा नहीं दिख रहा है, रिपीटेड है, फिर भी हम किए हैं। 2012 देख लीजिए, 14 देख लीजिए, 15 देख लीजिए, अभी 15 में था सर। ऐसा कोई, आप इस क्वेश्चन का महत्व तो समझिए, आप हम बोल रहे हैं प्लीज इस क्वेश्चन का महत्व समझिए, पीछे किसी भी साल को देख लीजिए, हम किए हुए। हाउ आर वेव फ्रंट, पहले ये बताइए क्या वेव फ्रंट है क्या, एंड सेकेंडरी वेवलेट्स डिफाइन, दोनों को डिफाइन करना है। हम बताए थे, इफ वी एज्यूम source of light is in center and all possible direction as a radius, then we construct a hypothetical sphere, that hypothetical sphere is called wavefront.
अगर हम ऐसा कल्पना करें कि प्रकाश का स्रोत केंद्र में हो और उससे निकलने वाले तरंग को हम दूरी मानकर एक हाइपोथेटिकल स्फीयर का निर्माण करते हैं, उसी हाइपोथेटिकल स्फीयर को विफरण कहते हैं। हम विफरण का एक और डेफिनेशन भी एकदम स्पेशल लिख पाते हैं कि लाइट एक ही फेज में क्या करे, वाइब्रेट करे, इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन सेम फेज एंड डज नॉट चेंज फेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी मीडियम का पार्टिकल एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। बड़े प्यार से तीनों पॉइंट लिख पाए थे। Each point on a given wavefront act as a secondary source of light and छोड़ दें। दोनों करना है। हाँ दोनों करना, छोड़ दें। शाम को ही करवाइएगा लाइव, अभी नहीं। हाँ बहुत लोगों का क्यों शाम को क्यों करवाएंगे? छोड़ दें, ये वाला क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। मेरे पास टाइम इसी समय रहता है, ठीक है शाम को ही लाइव रहेगा तो हम अभी, हाँ ये लड़का बोला छोड़ दीजिए। चलिए दोनों चीज हो चुका हुआ है, ये भी हटाइए सर, अगला देखिएगा लास्ट। ये भी रिपीटेड है मॉड्यूलर। बताइए मॉड्यूलर और उसमें तो डिफाइन सर फ्रीक्वेंसी क्या क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एंटीना की ऊंचाई का व्यंजक निकाल दिया, दोनों काम कर देते हैं। चलिए हम थोड़ा सा चलते हैं साइड में। दो क्वेश्चन है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव ओवर ए हाई फ्रीक्वेंसी over a high frequency carrier wave, then amplitude is modified, is called amplitude modulation. frequency modify तो frequency modulation। एंटीना का हाइट का एक्सप्रेशन निकालना है। ये हमारा प्यारा सा पृथ्वी था, ये हमारा एंटीना था। बहुत लोग लास्ट क्लास छोड़ दिए हमारे, ये h हाइट पे था। एंटीना का इधर से ना भी रेंज d है, इधर से भी रेंज d है। ध्यान देंगे ये कितनी पृथ्वी का रेडियस है, ये r, ये सेंटर है। सेंटर रेडियस के साथ हमेशा टेंजेंट होता है, रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ये भी रेडियस r है, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। मुझे निकालना है D। BCO एक समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी BO का स्क्वायर हर हाल में बराबर होगा OC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। OC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो OC क्या है बाबू? R है, R स्क्वायर प्लस BC D स्क्वायर। अब BO हो जाएगा H प्लस R का होल स्क्वायर। अब हो गया हमारा A स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर प्लस 2HR इक्वल टू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, इधर बच गया D स्क्वायर इक्वल टू 2HR प्लस H स्क्वायर। हम इसको 2HR इसमें से कॉमन ले ले, 1 प्लस H बाई 2R। इतना याद रखेगा। एंटीना की ऊंचाई क्या होगी भाई? 50 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर। ये जो R है वो बहुत बड़ा है किससे? H से। और वैसे भी ये 2R है। 50 मीटर बेटा 6400 किलोमीटर का दुगुना, ऊपर से किलोमीटर को मीटर, समझ जाइए। ये H बाई 2R लगभग क्या है? ये ऑलमोस्ट जीरो है, यानी D स्क्वायर इक्वल टू 2HR इंटू 1 प्लस 0। D इक्वल टू रूट अंडर 2HR। D इक्वल टू रूट अंडर D इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा? 2HR। यही हो गया, कोई दिक्कत? आपका भी मोबाइल ऑफ हो गया, ये भी मोबाइल ऑफ हो गया। कोई लाइव वाला मोबाइल दीजिए ना, चल रहा हो या है आगे। हम हटा रहे हैं सर, अभी हम आपको कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ में जो मोबाइल था वो ऑफ हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी। हिंदी में भी तो बोलते हैं। अब एंटीना की ऊंचाई में क्या करें? कोई क्लियर है? थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो बता दीजिए। आठवां में जो क्वेश्चन है उसका मार्क्स अच्छा मिलता, बनाना पड़ा। आठवां में पता नहीं, उनको नहीं देखेंगे, हटा रहे सर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसी में है सर, और में कितना रिपीटेड है? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इफेक्ट? पहले बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इफेक्ट है क्या? when suitable frequency of light, हिंदी में भी बोलेंगे, when suitable frequency of light incident on metal surface then free electron of metal surface are come out। जब निश्चित आवृत्ति के प्रकाश को धातु के सतह पर डालते हैं तो धातु के सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। धातु के सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। When suitable frequency of light incident on metal surface then free electron of metal surface are come out
इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट आर द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? 5 लॉ है, हिंदी में भी बोलेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। दूसरा, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तीसरा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डिपेंड अपॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल। The frequency of incident radiation below the Delhi frequency, then photoelectron does not emit it. It is an instantaneous process. पांचवा, बैक टू बैक 5 हिंदी में। आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के दर के समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा, आपतित प्रकाश का ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति स्टॉपिंग पोटेंशियल पे निरोधी विभव पे निर्भर करती है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति निरोधी विभव से कम यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। पांचवा, यह एक ताक्षणिक प्रक्रिया। पांचवा, ये कौन सी प्रक्रिया? ताक्षणिक प्रक्रिया। इस नियम की व्याख्या आइंस्टीन के द्वारा दिए गए नियम, तो भैया इसमें आइंस्टीन भी लगा हुआ। आइंस्टीन क्या बोला? देयर आर फॉलोइंग व्हेन फोटोन एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, देन जैसे ही हम फोटोन एनर्जी को कहां डालते हैं? मेटल सरफेस पे। तो फोटोन एनर्जी क्या करता है? 2 तरीके से खपत होता है। क्या होता है? याद करिएगा, फ्यू पार्ट ऑफ फोटोन एनर्जी इज स्पेंड टू कम आउट द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, दैट इज वर्क फंक्शन। रेस्ट पार्ट ऑफ फोटोन एनर्जी इज स्पेंड टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जब हम धातु के सतह पर फोटोन ऊर्जा को आपतित करते हैं तो हमारा फोटोन ऊर्जा 2 तरीके से खपत होता है। फोटोन एनर्जी का कुछ हिस्सा धातु के सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में अर्थात कार्य फलन में, बचा हुआ हिस्सा गतिज ऊर्जा प्रदान करना। यहाँ पे h न्यू हो जाएगा, ये h न्यू नॉट हो जाएगा, प्लस 1/2 mv स्क्वायर होगा। h न्यू की जगह पर c बाई लेमडा नॉट प्लस 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। क्लियर है? साइड चेंज कर लेंगे। क्लियर? आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग एकदम लास्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट ही होगा। डिफाइन, देखिए सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करना है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्शन फॉर 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। बोले थे कितना इंपॉर्टेंट है। एक बार थोड़ा सा हम चलते हैं साइड में। ये था हमारा प्राइमरी कॉइल, ये था मेन करंट, याद है? इधर से था हमारा इंड्यूस करंट। ड्यू टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट, इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन क्लोज कॉइल। बंद कुंडली में मुख्य धारा की दिशा को बदलने के कारण, अगर कुंडली में प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और इसमें ये बात जरूर लिखना है कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पासिंग करंट के। जितना ज्यादा आप पास कराइएगा उतना ज्यादा इसमें करंट बढ़ाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा Li। L बराबर हो गया फाई बाई आई। इससे ज्यादा नहीं करना है। सेकंड वाले में क्या करना था? हम एक और कॉइल लिए थे, एक प्राइमरी कॉइल था, एक सेकेंडरी कॉइल। मान लीजिए ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। इसमें ये सेल वगैरह नहीं लगा हुआ था। प्राइमरी कॉइल में धारा का मान चेंज करेंगे, फ्लक्स चेंज करेगा सेकेंडरी कॉइल में। यहां पे लिखे थे फाई एस समानुपाती आई पी, याद है ना? फाई एस बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू आई पी। एम बराबर था फाई एस बाई आई पी। फिर कोएक्सियल रड वाला एक प्रूफ था। अभी सबका रिवीजन हो गया पर लग ही नहीं रहा कि कुछ याद है। अब क्या करें? अरे प्लीज सर ऐसा कोई दवाई नहीं है सर, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। कोएक्सियल रड का एक प्रूफ है सर, उसको हम लोग कर लेंगे। अगला देखते हैं इसमें, व्हाट इज रेक्टिफायर। देख लीजिए भाई, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज हिंदी में दिष्टकारी। दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति है जो एसी को डीसी में और डीसी को, हाउ ए पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। हम कैसे इसको फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में इसको कैसे यूज करते हैं डायोड ऑन ए ग्राफ। तो देखिएगा, आपको हम बड़े अच्छे से बताए थे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रेक्टिफायर। तो एक था हाफ वेव रेक्टिफायर, एक था फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ आधा साइकिल एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ आधा साइकिल एसी को किस में कन्वर्ट करता है?
और इसमें केवल एक पीएन जंक्शन डायोड का हम उपयोग करते हैं। कितने पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करते हैं? ये हमारा ट्रांसफार्मर था, जब हम इसमें करंट दिए थे, किसमें? ये ट्रांसफार्मर था। क्लियर? ये हमारा इनपुट था। इनपुट में क्या दिए थे? एसी। आउटपुट में क्या मिला था? डीसी। बस यही याद रखना है, आधा साइकिल को बताता है। तो करंट जब हम दिए थे, तो जब करंट एक बार एंटी क्लॉक था तो ये फॉरवर्ड बायस में था। लिखना है एक बार, एंटी क्लॉक था फॉरवर्ड बायस में, और क्लॉक था तो रिवर्स बायस में। एंटी क्लॉक में इसका ग्राफ भी हम बड़े प्यार से बनाते हैं। ये इनपुट का ग्राफ है और ये क्या है? आउटपुट का ग्राफ। मतलब ये बदला, ये नहीं बदला, ये बदला। ये कब बदला है? जब हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज में था, डायोड फॉरवर्ड बायस में था। और ये कब नहीं बदला है? जब हमारा डायोड क्लॉकवाइज में था, रिवर्स बायस में ऑपरेट हो रहा था, उस समय वो एसी को डीसी में नहीं बदला। एक बार थोड़ा सा मेरा बात सुनिएगा ना। When direction of current is in anti-clockwise, then diode D operate in forward bias. It will conduct AC into DC. And direction of current is in clockwise, then diode D operate in reverse bias, and it will not conduct AC into DC. और फुल वेव रेक्टिफायर में एक और डायोड यहाँ पे आकर के लग गया था। अगर ये फॉरवर्ड में होता था तो ये रिवर्स में होता था। ये AC को DC में कन्वर्ट करता था तो ये नहीं करता था, ये नहीं करता था तो वो करता था। सर चलिए, कुछ चीज हम यहाँ पे सीखे हैं। चीजें क्या क्या सीखे हम? इस समय लाइव कभी नहीं आने का, यानी आपका सेम एज ऑन ध्यान रखिएगा। हर समय आपका लाइव अब कितने बजे रहेगा? एज यूजुअल 6:30 से 7 के बीच में। 7 बजे लाइव कितने बजे रहेगा? 7 बजे। अब आपके पास ना तो इतना डाटा है कि आप दो लाइव देंगे। क्या आज मैं आ जाऊं क्या फिर 7 बजे लाइव आए हम? आप लोग तो बैठ जाते हैं, डाटा वाले लोगों को पूछना है, जल्दी से जल्दी खत्म करना है। ठीक, 7 बजे कल इंडिपेंडेंस डे है, कल देखा जाएगा, बता देंगे कि हम कल आएंगे कि नहीं। परसों से अब मेरे पास बहुत कम बचा हुआ है। 18, 19, 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन है। हम 5 दिन लगातार ही आएंगे, अब अल्टरनेट डे नहीं होगा। 27, 28, 29, 30 कर लेंगे, ठीक है? 27, 28, 29। ये बात एकदम बारीकी से याद रखें। हम टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं आपको कि आपका टेस्ट बृहस्पतिवार को 11 बजे से ऑफलाइन टेस्ट है। अब ये ऑनलाइन सर कैसे हम देंगे जब आप पर डे लाइव आएगा 8 बजे? तो उसमें हम बदलाव कर देते हैं। डेली वो 3 बजे, 3 बजे कर दिया, 11 बजे, 3 बजे डेली ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा रेहानी फिजिक्स पे। 3 बजे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव होगा डेली 3 PM पर, ठीक है? रेहानी फिजिक्स पे आज से ही रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे पहली बार पर डे आपका यूट्यूब का जो लाइव होगा वो 7 PM से पर डे होगा। नो अल्टरनेट डे। आज काम करवा लिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय। नहीं आवाज आ रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय, हैव ए गुड डे।